फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम आप लोगों के लेकर आए फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट जो कि पॉलिटेक्निक का चल रहा था। ये विद्युत चैप्टर का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में क्या है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी बीच कहूँगा यदि आप झारखंड पॉलिटेक्निक करना चाहते हो और फॉर्म अभी तक आप नहीं भरे हैं तो तारीख बढ़ा दी गई है, 20 अगस्त 2020 तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। तो आपके पास लास्ट चांस है कि इससे पहले आप फॉर्म भर लें। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। देखिए भैया, तार का प्रतिरोध क्या होता है कि विज्ञान में दो तीन बातें होती है कि पहला या तो समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तो सीधा समानुपाती या सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उसके वर्ग या क्यूब में होता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है प्रतिरोध, क्या प्रभाव पड़ता है चालक की लंबाई पर। तो यहाँ यह जो है इसके धातु के तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिरोध है, आपका प्रतिरोध है वो सीधा समानुपाती होता है किसके? लंबाई के, चालक के लंबाई के। मतलब जिस प्रकार से यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आपने लंबाई को दोगुना किया तो प्रतिरोध भी दोगुना हो गया। इतना तो आप समझदार हैं। अब समझते हैं प्रतिरोध क्या है। पिछले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी देख लीजिए। चालक पदार्थ का वह गुण, ध्यान से सुनिएगा, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इसका SI मात्रक या इकाई जो कहिए ओम होता है, मतलब इक्वल टू ओम बोलते हैं इस प्रकार से। और इसका संकेत, ओम का संकेत जो है ग्रीक अक्षर का लेटर ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो ओम को अक्सर इस प्रकार से ओमेगा लिखा जाएगा। अब समझते हैं कि जो प्रतिरोध है, किसी चालक का गुण जो है वो चालक की लंबाई पर और क्या क्या पर डिपेंड करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध चार बातों पर, कितने बातों पर? चार बातों पर निर्भर करता है। वो चार बातें क्या क्या है उसको समझिए पहले। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये चालक का प्रतिरोध जो है निम्न चार बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तीसरा होता है चालक की प्रकृति पर, और चौथा चालक के ताप पर। अब समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। भले क्वेश्चन कम हो पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, लंबाई को आप जानते हैं एल से। तो चालक की लंबाई पर क्या डिपेंड करता है? तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। बस यही आपको समझना है। यहाँ क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर लंबाई को आप 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। अगर इसको 5 गुना करते हैं तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। यदि लंबाई को आधा करते हैं तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। दूसरा चीज़ पर ही ध्यान से समझिएगा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। इस बात को समझिए, आप चालक मान लीजिए कि इतना पतला है, कुछ भी होगा माइक्रो मिली, कुछ भी इसका थिकनेस होगा, मोटाई का मान लेते हैं इतना है, तब थोड़ा दिख रहा होगा। और एक वायर मेरा इतना मोटा है। कहने का मतलब वायर की मोटाई बढ़ गई है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, जो तार की मोटाई में होती है, जैसे मैं इस पेन की बात करूं तो इसके आप ये वाले जो भाग देख रहे हैं इसकी जो मोटाई है, और इधर देखिए इसकी निब की मोटाई जो है, दोनों में अंतर है। तो इसके मोटाई पर डिपेंड करता है। जैसे इस क्या डिपेंड करता है उसको समझना है। चालक
के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ कि इधर से प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मोटा तार में क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। यही कारण है कि आप देखते हैं कि हैवी लोड वायर जो है अक्सर मोटा बनाए जाते हैं। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और पतले तार का क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ क्या है कि तार की मोटाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और तार की मोटाई घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आइए चालक की प्रतिकृति पर। तो चालक की प्रकृति पर कहने का मतलब यहाँ ना समानुपाती होता है, ना ही व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की प्रकृति कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे आप जानते हैं लोहा का प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, चांदी का कम होता है, तांबा का भी कम होता है। तो सबसे कम चांदी का अगर मैं बात करूं, चांदी, लोहा और तांबा, यदि तीन ही की मैं बात करूं तो सबसे कम होता है चांदी का, और फिर तांबा का और लोहा का सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में। आप जानते होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी का प्रयोग कमर्शियली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये महंगा होगा। तांबा जनरली यूज किया जाता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, यह बात भी आप यहाँ से समझ लीजिए। और चालक की प्रकृति पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ बताया। और आखिरी और लास्ट जो ऑप्शन है वो है चालक के, आखिरी क्या है, चालक के ताप पर। प्रतिरोध जो है चालक के ताप पर डिपेंड करता है, और यह भी सीधा समानुपाती होता है। यदि यहाँ पर ताप को T माने और प्रतिरोध को R, तो प्रतिरोध ताप का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि यदि इसको बढ़ाइएगा ताप को तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप को घटाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो इतना समझ में आया होगा, आई होप कि क्लियर है। तो प्रतिरोध समझ में आया, तो उसी से रिलेटेड एक आती है प्रतिरोधकता, जो कि आप देख रहे हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो अभी समझते हैं। प्रतिरोध का तो आप एसआई मात्रक जानते हैं कि ओम होता है। पहले प्रतिरोधकता समझते हैं, वैसे इसका आंसर ओम मीटर होता है। अब प्रतिरोधकता समझते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है, तो आप खुद ब खुद इसका आंसर कर पाते। मुझे बाद में ही टिक करना चाहिए था, मैं बाद में ही अब से टिक करूंगा। तो प्रतिरोधकता क्या होता है इसको समझिए। अभी मैंने कहा कि कोई ये प्रतिरोध है, कोई ये चालक है जिसकी लंबाई कुछ L है, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जैसे वायर है। इस पदार्थ, जिस पदार्थ का बना होगा, इसका उसके हिसाब से इसमें प्रतिरोध होगा। क्लियर है। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि आप 1 मीटर लंबाई कितना लिए, 1 मीटर वायर का लिए हैं, लंबाई लिए हैं, इसका जो प्रतिरोध होगा, मतलब 1 मीटर वायर में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, वह प्रतिरोध क्या कहलाती है, या तो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता कहते हैं इसी को। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्यों है कि देखिए, यहाँ आप प्रतिरोध बोल रहे हैं लंबाई कुछ भी है, यहाँ आप कह रहे हैं कि हम स्पेशल विशिष्ट की 1 ही मीटर की बात कर रहे हैं, तो हुआ ना विशिष्ट, तो ये प्रतिरोध हो गया। लंबाई आप विशिष्ट कर दिए तो जिससे प्रतिरोध मिला वो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब आइए, अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक तो ओम जानते हैं, और यहाँ आप ऐड क्या किए, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन देखकर डर सकते हैं आप, तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, और फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है, सारी चीज़ों को देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो उस क्वेश्चन समझिए, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला यानी श्रेणी में, सीरीज में जोड़ा जाता है, तब इसमें से कौन सी बातें सही है।
प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ में कुल वोल्टेज के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ के कुल धारा के योग के समान होता है। सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध मतलब एक प्रतिरोध के प्रभावी प्रतिरोध कम होते हैं। अब समझते हैं ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहले मैं अभी आंसर बताने नहीं जा रहा हूं, पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं, आंसर खुद ब खुद आप कर लेंगे। अभी आपने देखा प्रतिरोध, प्रतिरोध को यदि सिंबल में दिखा जाए प्रतिरोध को तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आर है। इस यहाँ देखिए फ्रेश, ये आपका आर इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका ऐसा ही मात्र कि यदि बात की जाए तो अभी अभी ओम देखें। अब आइए, प्रतिरोध का दो प्रकार से संयोजन किया जाता है, पहला श्रेणी में, दूसरा समांतर में। अब ये श्रेणी और समांतर क्रम समझ लीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए श्रेणी में जोड़ने का मतलब, सबसे पहले श्रेणी की बात करता हूँ। श्रेणी में जोड़ने का मतलब होता है कि आप इसके एक सिरे को दूसरे के पहले सिरे से, ये प्रतिरोध है तो इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे R1 R2 और R3 तीन मेरा प्रतिरोध हो गया। ये आपका कोई सर्किट होगा, यहाँ से आपका ये सेल होगा, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, आप जानते होंगे। इस प्रकार से यहाँ दाब कुंजी लगाते हैं, बाकी कुछ कुछ और चीज़ें होती है, तो मैं फुल सर्किट नहीं बना रहा हूँ, बस इस चीज़ को समझिए। ये इस प्रकार से, आइए समझते हैं। श्रेणी में कहने का मतलब हुआ कि एक का हेड दूसरे के टेल, अगले का हेड फिर उसके टेल से जोड़ दिया जाता है, ये आपको इस प्रकार से जोड़ दिया गया। बोलेंगे समांतर में क्या होता होगा, देखिए यही तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 और R3, इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये है ऐसा, तो इसको इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ये इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। अब देखिए क्या ये और ये तीनों समांतर रेखाएं नहीं दिख रही है क्या, तो ये समांतर में इस प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी में इस प्रकार से। ये हो गया आपका समांतर और ये हो गया आपका श्रेणी। अब इसको समझिए, इसमें कहता है यदि करंट आई जा रहा है तो देखिए यहाँ से एंट्री मारेगा आई करंट, इसमें जाएगा उतना ही फिर इसमें से निकलेगा, इसमें जाएगा, मतलब सभी में करंट क्या है, बराबर जा रहा है। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है ये आप समझिए कि क्या होगा। तो पहले ही ऑप्शन को देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होगा। जो करंट यहाँ जा रहा है आई, मान लीजिए 5 एम्पेयर है, तो यही करंट यहाँ भी जा रहा है 5 एम्पेयर। जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना ही करंट आपका यहाँ फ्लो कर रहा है और इतना ही 5 एम्पेयर ही भी यहीं निकलेगा। तो इसका मतलब हो गया आपका पहला ऑप्शन राइट हो गया। तो बाकी आपको सोचना ही नहीं है, एक से ज़्यादा तो ऑप्शन सही होते नहीं हैं। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें समझ लीजिए। बोले सर इसमें तो सब में बराबर गया, इसमें क्या होगा, तो इसको समझिए कि इसमें देखिए यहाँ से आपने तो करंट दिया आई और ये करंट बट गया, ये करंट 3 जगह बट गया, मान लीजिए I1 I2 और I3। अब ये जो करंट I का मान है ये आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, क्योंकि यही I करंट तीनों में बटा है। तो इसमें आइए, अगर ऑप्शन समांतर में पूछा जाए, यही खास बात है हमारी प्रैक्टिस सेट का कि आपको ना सिर्फ उसका जो क्वेश्चन है उसके आंसर बताकर और भी चीज़ें बताई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि समांतर में जोड़ा जाता है, तब आप देखिएगा ऑप्शन सी सही होता। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ में कुल विद्युत धारा के समान होता है। देखिए गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ की धारा के बराबर होता है। तो ये चीज़ों को समझिए कि किस प्रकार से होता है। अब यहीं से 2 बातें और समझ लीजिए जो कि पूछा जाता है। बोले सर ऐसा जोड़ा क्यों जाता है, सोचने वाली बात है। तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, बस अभी देखते हैं। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तीनों को जोड़ा गया है, तो सिंपली इसका मान जो है वो बढ़ जाता है। मतलब इसको इस श्रेणी में तब जोड़ा जाता है जब प्रतिरोध का मान क्या हो, बढ़ाना हो, और जब घटाना हो
घटाना हो तो समांतर में जोड़ा जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए, आर इक्विवेलेंट ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का है या 5 ओम का है। चलिए 5 ओम का है, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये तीनों के वजह से इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, तो आपको सिंपली सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 5 4 9 2 11 ओम आपका हो गया कुल रेजिस्टेंस। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्या होता है, इसका होता है 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस ये आर इक्विवेलेंट है 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसका जब आप 1/R1 अगर 2 रहता, 3 है, तो आपको क्या लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 एलसीएम लेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यही आपका होता है इसके लिए और ये होता है इसके लिए। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ वैल्यू रख देना है कितना, 2, ये है आपका 4 और ये 5, और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, जो फॉर्मूला निकल के आया है आपका, कि श्रेणी में सिंपली जोड़ देते हैं और समांतर में बटे में लेकर जोड़ते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। कहीं क्वेश्चन आगे मिल सकता है इस पर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, आपको क्वेश्चन मिल ही गया कि जब 2 प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर में जोड़ा जाता है तब संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। अभी मैं बताया कि यदि आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस R2 होगा, यदि 2 होगा। हमारे क्या जोड़ना है भाई, समांतर में जोड़ना है। मैंने बताया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 बटे में, ये बटा में है, इसको इस प्रकार से लिखिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए कोई भी ऑप्शन इस प्रकार से है नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना होगा। वैसे डायरेक्ट दिख रहा है, पर इसका एलसीएम लीजिएगा तो R1 प्लस R2 होगा। अब आइए, ये R1 है तो R2 से इंटू होकर R2 प्लस R1 होगा। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R1, ये इंटू है ना, ये तो इंटू है, R1 प्लस R2। ये आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये पलट जाएगा, आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब देखिए वो ऑप्शन क्या है हमारा, डी है, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो यही खासियत है कि हमारे क्लास का, कि आपको एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला है यह क्वेश्चन। समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। जूल के ऊष्मीयमान के नियम के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा डैश के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये निर्मित वर्ड थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा, मतलब उत्पन्न ऊष्मा। इनका कहने का मतलब क्या है समझिए। जूल साहब थे, ये भी एक वैज्ञानिक थे, इनका नियम आया था। नियम क्या था, इनका कहना था कि जब आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चालक गर्म हो जाएगा, उसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। जैसा कि हम सभी देखते हैं तार गर्म हो जाता है, तो वह ऊष्मा ऊर्जा जो गर्म होगा, हम लोगों से पूछी जाए तो बोले हल्का गर्म है, थोड़ा गर्म है। विज्ञान में हल्का गर्म का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ अमाउंट बताना होता है। अब समझिए, उन्होंने कहा कि यदि उत्पन्न ऊष्मा को हम माने H, उत्पन्न ऊष्मा को हम माने H, तो कहे कि यह 3 बातों पर निर्भर करता है। ऊष्मा जो उत्पन्न होगा करंट पास कराने से, वह 3 बातों पर निर्भर करता है। समझिएगा क्या क्या है और उस पर कैसे निर्भर करता है, फिर इसका आपको आंसर मिल जाएगा। पहला उन्होंने कहा कि इसमें प्रवाहित धारा के पर डिपेंड करता है। पहला तो बात सही है भाई, आप ऊष्मा उत्पन्न ही क्यों हो रहा है, धारा से, तो पहली बात धारा पे डिपेंड करेगा। धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि चालक का प्रतिरोध पर, मतलब रेजिस्टेंस पर। तीसरा इन्होंने कहा आप कितनी देर इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी समय। पहला धारा पर डिपेंड करेगा, दूसरा प्रतिरोध पर,
और तीसरा समय पर। इस सब के सिंबल लिखा हूँ। अब किसका क्या प्रतिरोध, किसका क्या इसके ऊष्मा पर प्रभाव पड़ता है इसको समझिए। और इसी तीनों नियम को जूल का ऊष्मीयमान नियम कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए, याद रखिएगा जूल का ऊष्मीयमान नियम क्या कहता है। जूल का ऊष्मीयमान नियम कहता है पहला कि यदि इसमें जो है धारा आई प्रवाहित कराई जाती है तो विद्युत जो हमारा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा H, वो इसके वर्ग के समानुपाती होता है। पहला नियम यही कहता है कि H समानुपाती I²। इसे कहीं जो है को कैपिटल Q से भी दिखा दिया जाता है, क्वांटिटी है इसलिए मान लिया जाता है। तो मतलब ऊष्मा ऊर्जा जो है वो I के समानुपाती होता है, I² के। दूसरी बात, ऊष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर। और ये जो समय का भी सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप धारा के मान बढ़ाइएगा तो इसकी वजह से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन धारा के मान के वर्ग के समानुपाती होगा। दूसरी बात, अगर चालक का प्रतिरोध R है तो अगर प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो हमारा ऊष्मा भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटाते हैं तो ऊष्मा भी घटेगा। उसके बाद आइए, हमारा है कि यदि समय जितना ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित कराएंगे उतना ही ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। आप ऐसा भी देखते हैं किसी सर्किट में, किसी वायर में तुरंत करंट जाता है तो गर्म नहीं होता है, पर लंबे समय तक उसमें करंट फ्लो करता रहता है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अब यहाँ से इस सब को अगर मिला दीजिए तो H समानुपाती हो जाएगा किसके, I² इंटू R इंटू T को। और यहीं से हमारा फार्मूला निकल जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ से ये निकलता है I² RT। यहीं से ये फार्मूला निकलता है। तो जूल साहब के ऊष्मीयमान नियम से यही फार्मूला निकल कर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं भी क्वेश्चन दिख जाएगा, 10th हो, पॉलिटेक्निक हो, SSC हो, रेलवे हो, मतलब जितने भी जहाँ भी ये चैप्टर पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न दिखेंगे इनके फार्मूले से। तो अब आप खुद समझदार हैं, I² RT ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है? तो समझिए सबसे पहले वाट क्या है। देखिए वाट जो है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। जैसे आप बल्ब पे लिखा देखते हैं 10 वाट, 9 वाट, 15 वाट, 23 वाट, 25 वाट की बल्ब आती है, ट्यूबलाइट, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। अब आपका सवाल होगा कि सब विद्युत शक्ति क्या होता है, सवाल मन में आ सकता है कि विद्युत शक्ति क्या होता है। तो समझते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए विद्युत शक्ति जो होता है उसको समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति 1 सेकंड में किसी उपकरण द्वारा जितनी विद्युत ऊर्जा खपत की जाती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब समझिए, 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा कोई उपकरण खर्च करेगा उसकी उतना ही वाट शक्ति होती है। इससे हमेशा विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति को ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वाट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब समझिए कि कोई बल्ब पे 10 वाट लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब हुआ कि पर सेकंड 10 जूल एनर्जी वो खर्च करेगा 1 सेकंड में। यही मतलब होता है 10 वाट, 100 वाट, जो भी है, 100 वाट का मतलब हुआ कि पर सेकंड 100 जूल एनर्जी वो खर्च करेगा। अब समझते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 वाट है ना, 1 वाट क्या होता है? तो देखिएगा हमने क्या कहा कि विद्युत शक्ति जो है 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खपत होती है, तो 1 वाट जो है आपका, 1 वाट जो है वो होता है वोल्ट या 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। तो ये आपका आ गया ऑप्शन
क्या हो गया 1 वाट इक्वल टू 1 एम्पेयर, A4 एम्पेयर, ये कुछ नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। कुछ और बातें समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, जैसे आप देख रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। व्यावसायिक कहने का मतलब कि विद्युत ऊर्जा किस मात्रक में खरीदी या बेची जाती है। जैसे सरकारें लोगों को विद्युत ऊर्जा देती है तो वो कैसे यूनिट हम लोग बोलते हैं, यूनिट, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में यूनिट बोलते हैं, पर यहाँ होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब, इसको समझने के लिए अलग चीज़ें हैं, पर अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जितना वाट एनर्जी आप खर्च किए हैं घंटा में, वही आपका होता है किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है आपका, ऑप्शन ए द राइट आंसर, किलोवाट घंटा होता है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब समझिए, विद्युत ऊर्जा का एक और भी मात्रक या ऊर्जा का बोलिए HP होता है। HP इक्वल टू, एक HP इक्वल टू 746 वाट होता है। यह जानते थे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप कह रहे होंगे कि 1 किलोवाट घंटा होता कितना है सर, तो समझिए इसको, ये होता है 100 वाट घंटा। 100 वाट घंटा कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो 100 वाट की बल्ब आती थी ना, 100 वाट की बल्ब को अगर आप 1 घंटा तक जलाते हैं तो आपको 1 यूनिट ऊर्जा उठेगा, मतलब 10 टू दी पावर 3 WH, 1000। ये 100 नहीं, 1000 वाट होता है। कहने का मतलब कि 1000 वाट का कोई आपका उपकरण है या बल्ब है, उसको आप अगर 1 घंटा तक चलाते हैं तो आपको 1 यूनिट बोला जाएगा। वही 1 यूनिट को हमारे यहाँ जो भी रेट है 5 रुपये 6 रुपये वो लिया जाता है। तो ये है व्यावसायिक यूनिट विद्युत ऊर्जा का। तो अब समझते हैं। उसके बाद एक चीज़ और समझिए, किलो जूल मेगा जूल तो जान ही रहे हैं आप। 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 मेगा जूल होता है, इसको भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और है, देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका पहले ही हो गया है कि तार का प्रतिरोध जो है किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ बात अनुप्रस्थ परिच्छेद काट के क्षेत्रफल का है। जैसे आप पहले ही देख रहे हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो यदि व्युत्क्रमानु कहने का मतलब क्या, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा, मतलब तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम, तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा। तो अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का समानुपाती होता है। नहीं, अभी आप क्या जानते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ है व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपका आंसर हो गया बी इज़ द राइट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। कह रहा है ब्रेड, टोस्टर या विद्युत इस्त्री आयरन जैसे विद्युत गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्यों है बनाए जाते हैं, सबसे पहली बात इसके कंसेप्ट को समझिए कि विद्युत गर्मी उत्पन्न करने वाले में हमें गर्मी चाहिए, हमें क्या चाहिए, गर्मी अधिक से अधिक चाहिए, कम बिजली में ज़्यादा गर्मी चाहिए। उसके बाद आइए, अभी जूल साहब का आपने नियम देखा, उन्होंने कहा कि प्रतिरोध यदि ज़्यादा होगा, आर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हीट क्या होगा, ज़्यादा, मतलब हीट सीधा समानुपातिता आर का। इसका मतलब है कि हमें चाहिए क्या, प्रतिरोध ज़्यादा वाला, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा वाला। उसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि गर्मी उत्पन्न करने वाले संवाहक, शुद्ध संवाहक मतलब उसमें जो तार, जैसे आप आयरन में देख रहे होंगे कि आयरन में जो है अबरक की पत्ती पर तार लपेटा हुआ होता है, हीटर में नाइक्रोम की तार लपेटी होती है। तो ये नाइक्रोम सब क्या है, नाइक्रोम, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। ये सभी मिश्र धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिश्र धातु के क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, गर्मी ज़्यादा चाहिए तो प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, प्रतिरोध ज़्यादा
है तभी तो हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। क्यों? मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता कम होती है? नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए। मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब नाइक्रोम के बारे में समझ लीजिए। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आज का लास्ट क्लास। अगर हमारी चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ कहना चाहते हो, डिमांड्स हो तो कमेंट्स करिए। तो आज के लिए थैंक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ और नए शानदार क्वेश्चन और ट्रिक्स टिप्स के साथ।